नमस्कार प्रतियोगी साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RAS एजुकेशन हब पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। साथियों, आगामी 6 माह में कई प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन होना है, इसलिए हमें राजस्थान बोर्ड की नवीन पाठ्यक्रम जो 2021-22 है उसके अनुसार जो बेहद महत्वपूर्ण बुक हमारा राजस्थान कक्षा 6 से लेकर जो 10 तक है उनका अध्ययन करना है। और आज हम छठी कक्षा का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें टोटल 10 अध्याय दिए हुए हैं। पहला है राजस्थान एक परिचय, राजस्थान का इतिहास जानने के स्रोत, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल, आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, राजस्थान का भौतिक स्वरूप, जल संसाधन एवं संरक्षण, आजीविका के प्रमुख क्षेत्र, राजस्थान में आधारभूत सेवाएं, और लास्ट अध्याय जो है वो है लोक संस्कृति एवं कला। इसमें पहला लेसन है राजस्थान एक परिचय, यानी कि जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमें आज पढ़ना है। तो हम शुरू करते हैं। इसमें है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितना है? 10.41% है। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट है। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। यानी जो अक्षांशीय विस्तार है वो है अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। और जो देशांतरीय विस्तार है वो है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। इसको आप अपने हिसाब से ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, लगभग सभी को पता ही है। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम जो चौड़ाई है वो है 869 किलोमीटर। यानी कि पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। पूर्व ये है पश्चिम और ये उत्तर और ये है दक्षिण। इसमें जो पूर्व से पश्चिम की जो है वो है 869 किलोमीटर, और जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो है 826, यानी 826 869 है। राजस्थान में जिलों की संख्या 33 है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैसलमेर जिला है और सबसे छोटा जिला धौलपुर है। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? धौलपुर में, क्योंकि धौलपुर पूर्व की ओर स्थापित है। जयपुर संभाग के जिले आगे हमारे संभाग दिए हैं। राजस्थान के कुल कितने संभाग हैं? 7 संभाग हैं। तो उसमें पहले जयपुर दिया हुआ है, उसमें है जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू। दूसरा संभाग है जोधपुर, जिसमें है जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। बीकानेर संभाग, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, यानी 4 जिले। जोधपुर में कितने जिले थे? 6। जयपुर में कितने हैं? 5। अजमेर संभाग, अजमेर में अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, यानी इसमें भी 4 जिले। कोटा संभाग, कोटा संभाग में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इसमें भी 4 जिले। उदयपुर संभाग के जिले दिए हुए हैं उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, यानी कि दक्षिणी जो हैं वो। तो इसमें जिले की संख्या है 6। भरतपुर संभाग, फिर आता है लास्ट भरतपुर संभाग। भरतपुर में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, यानी कि 4 जिले। तो 5 जिलों की संख्या वाला कौन है? अकेला जयपुर है। और 6 वाले 2 हैं,
जिसमें जोधपुर और दूसरा आता है उदयपुर। एक तो है उदयपुर और एक है जोधपुर, और अकेला 5 जिलों वाला है वो है जयपुर। अकेला जो 5 जिले हैं जिसमें वो जयपुर है। फिर आता है राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 5। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात। कितने राज्यों से लगती है? 5 से। और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है हमारी वो है रेड क्लिफ रेखा जो 1070 किलोमीटर है, और अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है हमारी पाकिस्तान के साथ लगती है। फिर आता है 21वां पॉइंट, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा उन्होंने पूछी है, तो है 5920 किलोमीटर। कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा एमपी की लगती है, मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर, ठीक है। और सबसे छोटी सीमा पंजाब की लगती है जो है 89। राजस्थान की सीमा किस देश के साथ लगती है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है जो पाकिस्तान के साथ हमारी 1070 लगती है। और फिर आता है भारत और पाकिस्तान की सीमा को किस नाम से मतलब जाना जाता है? तो रेड क्लिफ रेखा। ये रेड क्लिफ द्वारा ही दी गई, इसलिए इसका नाम रेड क्लिफ रेखा ही रखा गया था। अब हम दूसरे अध्याय की बात करते हैं जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास। जो राजस्थान का नाम, राजस्थान किसने कैसे मतलब था, इसमें क्या क्या है, मतलब कब तक कहाँ तक इसका विस्तार, जो भी है वो राजस्थान का मतलब जो टोटली इतिहास है वो इस लेसन के अंदर दिया हुआ है। तो हम पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, प्राचीन समय में राजस्थान किस में विभक्त था? जनपद और अंचल में। तो राजस्थान के किस भाग को मरु प्रदेश कहा जाता है? तो जो बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर, यानी कि जो उत्तरी और पश्चिमी, उत्तर पश्चिम में जो भी जिले हैं उनको मरु प्रदेश कहा जाता है। और मरु प्रदेश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से। जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है हमारा ऋग्वेद, रामायण से, चरक संहिता से, महाभारत से इसकी जानकारी मिलती है। आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र कौन सा था? मरु प्रदेश था। जंगल प्रदेश कौन सा क्षेत्र आता है? तो वर्तमान में बीकानेर, नागौर, जोधपुर का कुछ जो भाग है वो जंगल प्रदेश कहलाता है। यानी कि जो बीकानेर का और जोधपुर, नागौर में कुछ भाग आते हैं वो अभी अब वर्तमान क्षेत्र में जंगल प्रदेश, मतलब वर्तमान में जो इसके अंदर जिले हैं जंगल प्रदेश में वो बताई जा रही हैं। और जंगल प्रदेश की उस समय राजधानी क्या रही थी? अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर कहाँ है राजस्थान में? नागौर में है, जहाँ अकबर द्वारा दरबार लगाया गया था, आपको याद होगा। यादव वंश के बलराम और जो श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय किस प्रदेश से गुजरे थे? जंगल प्रदेश से। कौन से जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? यानी मत्स्य जनपद। और मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर, जो अब किस में है? विराट के नाम से जो जयपुर में आती है। तो मत्स्य जनपद वर्तमान में किस क्षेत्र में आता है? अलवर में, जयपुर के मध्य का भाग। मत्स्य जनपद का वर्णन किस यात्री ने किया था? चीनी यात्री युआन चांग द्वारा इसका वर्णन किया गया था मत्स्य जनपद का। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी है? विराटनगर। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली का भूभाग सूरसेन जनपद के नाम से जाना जाता था। वो मत्स्य जनपद था और ये सूरसेन जनपद है। और जो बीकानेर, नागौर और जोधपुर का जो मतलब क्षेत्र था वो पहले जंगल प्रदेश था। सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी, मत्स्य नगर की विराटनगर थी और जंगल प्रदेश की अहिछत्रपुर थी। और जो सूरसेन जनपद था उसकी राजधानी क्या थी? मथुरा में, मतलब मथुरा उसकी राजधानी थी। और वो आज के भरतपुर, धौलपुर और करौली का भूभाग है वो सूरसेन जनपद था। यूनानी लेखक सूरसेन का उल्लेख, मतलब यूनानी जो लेखक था उसने सूरसेन जनपद का उल्लेख किया है। यूनानी लेखक सिकंदर द्वारा। 16वां पॉइंट है, कौन सी प्रशस्ति में सूरसेन नामक राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो ब्याना प्रशस्ति, भरतपुर में। ब्याना कहाँ है? भरतपुर में। तो ब्याना प्रशस्ति से सूरसेन नामक राजवंश की जानकारी भी प्राप्त होती है। सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब में कौन सी जातियां राजस्थान में आकर बसी थी? तो सिकंदर का जब आक्रमण हुआ था, जब मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट था जो गणानंद को मारकर
गद्दी पर बैठा था तो उस समय सिकंदर का आक्रमण हुआ और यहाँ पंजाब से आकर जो राजस्थान में मतलब जातियाँ बसी थी वो दी हुई है मालव, सीवी और अर्जुनायन। वर्तमान में राजस्थान के कौन से क्षेत्र पर सीवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया? तो उत्तर उदयपुर के पूर्वी, पश्चिमी और उत्तर क्षेत्र के उत्तर के क्षेत्र पर दी हुई है। मतलब जो वर्तमान में कौन से क्षेत्र पर सीवी जाति ने मतलब जो सीवी जाति थी उस पे वर्तमान में किसने मतलब आधिपत्य किया था? उदयपुर के पूर्वी, पश्चिमी और उत्तर के क्षेत्र पर किया था। इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो सीवी जनपद, सीवी जनपद के नाम से जाना जाता है। सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? मध्यमिका। इसकी राजधानी क्या थी? माध्यमिका। मध्यमिका के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? चित्तौड़ के पास नगरी गांव से। चित्तौड़ के पास नगरी से हमें मध्यमिका के अवशेष प्राप्त होते हैं और मध्यमिका राजधानी थी सीवी जनपद की। चित्तौड़ के क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मेदपाट और प्रागवट के नाम से चित्तौड़ को जाना जाता है। 23वां पॉइंट है राजस्थान के भरतपुर अलवर क्षेत्र में किस जाति में आधिपत्य स्थापित किया? तो अर्जुनायन। मालवों की शक्ति का केंद्र नगरी टोंक था, यानी नगरी गांव था जो चित्तौड़ में है और एक नगर था जो नगरी टोंक में था, जो मालवों की शक्ति का स्थान था या केंद्र था। मालवों की विजय का युग अभिलेख कहाँ मिलता है? यानी जिनमें मालवों की विजय का अभिलेख है उसका नाम है यूप और ये मिलता है नानसा भीलवाड़ा में। मालवों की विजय का यूप अभिलेख नानसा भीलवाड़ा से मिलता है। किसके आक्रमण से जनपद व्यवस्था समाप्त हो गई? 5वीं सदी में हुणों का जो आक्रमण हुआ था उसके बाद से जो जनपदीय व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई थी। जनपदों के पतन का वर्णन कहाँ मिलता है? हमें वृहद संहिता ग्रंथ से मिलता है। जनपद की समाप्ति के बाद यह क्षेत्र अलग अलग के नामों से जाने गए, जैसे मेवाड़, बागड़, मारवाड़, हड़ौती, ढूंढाड़, मेवात। तो प्राचीन सीवी जनपद का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? मेवाड़। जो सीवी था वो आज का मतलब जो बाद में जनपदीय व्यवस्था समाप्त होने के बाद मेवाड़ कहलाया था। मेवाड़ की कुल कितनी राजधानी रही है? मेवाड़ की 7 राजधानी रही है, जिसमें नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, चावंड और उदयपुर। आहड़ एक सभ्यता, प्राचीन सभ्यता भी रही है। तो इसमें 7 राजधानी इसकी रही हुई है मेवाड़ की। कितनी राजधानी रही हुई है? 7। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, चावंड और उदयपुर। राजस्थान के कितने क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते हैं? 2 क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते हैं। जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है वो वागड़ प्रदेश कहलाता है। पिलानी के पास नरहड़ का जो क्षेत्र है वो भी वागड़ कहलाता है। पिलानी यानी झुंझुनू के पास का जो क्षेत्र है वो भी वागड़ कहलाता है और एक डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो भी वागड़ कहलाता है। मरु प्रदेश को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो मरु प्रदेश को वर्तमान में मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। मंडोर पर 7वीं शताब्दी में किसका शासन था? तो मंडोर पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन या आधिपत्य रहा है। कोटा बूंदी का जो क्षेत्र था वर्तमान में हड़ौती क्षेत्र कहलाता है। कोटा बूंदी पर प्राचीन काल में मीणा जाति का शासन था। बूंदी का नामकरण बुंदा मीणा के नाम पर हुआ था। जयपुर के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ से नाम से जाना जाता है। जो कोटा बूंदी का है वो हड़ौती से, मरु प्रदेश का जो भाग था वो मारवाड़ से, डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो भाग है वो वागड़ प्रदेश से और जयपुर का जो क्षेत्र है वो ढूंढाड़ से है। कछवाहा वंश के पहले यहाँ मीणा और बड़ गुर्जरों का शासन था। कछवाहा वंश के आने से पहले मीणा और बड़ गुर्जरों का यहाँ शासन रहा था। अलवर भरतपुर का क्षेत्र मेवात के नाम से जाना जाता है। मेवात क्षेत्र में किस जनजाति का आधिपत्य था? तो मेव जाति से मेवात हो गया। मेव जाति का जो प्रसिद्ध नायक था वो था हसन खां मेवाती। मेव जाति का जो नायक था वो था हसन खां मेवाती, जो राणा सांगा की ओर से खानवा के युद्ध में जो बाबर के मतलब विरुद्ध लड़ा गया था। खानवा का युद्ध ऐतिहासिक युद्ध था, उसमें हसन खां मेवाती जो मेव जाति का प्रसिद्ध नायक रहा हुआ है वो
खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ा था। 45वां पॉइंट है, प्रतापगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? प्रतापगढ़ को कांठल के नाम से जाना जाता है। झालावाड़ जो क्षेत्र है वो मालवा के नाम से जाना जाता है। शेखावटी क्षेत्र है जो चूरू झुंझुनू सीकर को शेखावटी कहते हैं। और ब्यावर अजमेर का क्षेत्र है जो मेरवाड़ा कहलाता है। और मारवाड़ है जो मरु प्रदेश मारवाड़ कहलाता है। अब पढ़ते हैं हम तीसरा अध्याय जिसका नाम है इतिहास को जानने के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोत कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 2, पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत। दूसरा पॉइंट है, प्राचीन काल के अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भ को समझने में सहयोग मिलता क्या कहलाते हैं? पुरातात्विक स्रोत। स्थान और घटनाओं के जो प्राचीन काल के अवशेष हमें मिलते हैं वो कहलाते हैं पुरातात्विक स्रोत। और प्रत्यारों की जानकारी है जो हमें किसके अभिलेख से मिलती है? गटियाला अभिलेख से। चौहान वंश के जो इतिहास की जानकारी है वो बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। चौहान वंश की जानकारी है जो बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। और जो प्रत्यारों की जानकारी है वो किससे मिलती है? गटियाला अभिलेख से। रावल समरसिंह के युग की जानकारी चिरवा के अभिलेख से मिलती है। ज्यानक द्वारा रचित क्या था? पृथ्वीराज विजय। किस वंश महाकाव्य से, यानी पृथ्वीराज विजय एक महाकाव्य है जो किसके द्वारा रचित है? ज्यानक द्वारा। और उससे किस वंश की जानकारी मिलती है? चौहान वंश की। हमीर महाकाव्य जो किसके द्वारा रचित है? नयनचंद्र सूरी द्वारा। हमीर महाकाव्य से हमें चौहान वंश, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर विजय के जानकारी हमें मिलती है। हमीर जो रणथंभौर का शासक था उसकी जो उस पर लिखा गया था हमीर महाकाव्य, तो उससे हमें उस महाकाव्य से चौहान वंश और अलाउद्दीन खिलजी का जो युद्ध हुआ था हमीर के साथ, तो वो इसके अंदर हमें जानकारी के रूप में मिलता है। चौहान वंश की और अलाउद्दीन खिलजी की जानकारी हमें प्राप्त होती है। जो 1301 में युद्ध हुआ था, 1301 में हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान पर पहला जो आक्रमण था वो 1301 हमीर देव वाला था। कहते हैं हमीर देव ने 17 युद्ध किए थे जिसमें से वो कभी नहीं आ रहा था, एक बस अलाउद्दीन खिलजी वाला वो मतलब उसकी वजह से हार गए थे। पश्चिमी भारत की यात्रा किसकी रचना है? पश्चिम भारत की यात्रा एक पुस्तक है जो कर्नल जेम्स टॉड द्वारा लिखी गई है। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की है। वीर विनोद श्यामल दास की रचना है। मारवाड़ राज्य के इतिहास की रचना है वो है विश्वेश्वर नाथ की। मारवाड़ राज्य का इतिहास जो रचना है वो है विश्वेश्वर नाथ। अभी हम पढ़ते हैं चौथा अध्याय जिसका नाम है राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल, यानी राजस्थान में जितनी भी प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं वो हमें यहाँ पढ़ने हैं। तो राजस्थान में प्रस्तर युग, यानी प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर, पाषाण, तो अवशेष किन नदियों के किनारे प्राप्त हुए हैं? तो बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल नदी के किनारे। धातुओं में मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग यहाँ हमने किया था। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जो राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष सबसे पहले किसका धातु का प्रयोग किया था? तांबे का। और ताम्र सभ्यता के सबसे पहले अवशेष कहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से, गणेश्वर से और हाड़ सभ्यता से प्राप्त होती है। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे सी थी? तो द्रस्वती और सरस्वती, यानी द्वस्वती भी इसको बोला जाता है, इसमें थोड़ी ऐसे लिखा हुआ है दृष्टवती, यानी द्वस्वती नदी थी और सरस्वती नदी के जो किनारे हमें कालीबंगा सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले से है? तो ये देखो यहाँ दिया हुआ है, हनुमानगढ़ में है। अमलानंद घोष ने सभ्यता की पहचान के बाद उत्खनन करने वाले जो बीबी लाल और बी के थापर थे, इसकी रचना जो मतलब इसकी पहचान जो सर्वप्रथम खोज की थी वो अमलानंद घोष द्वारा 1952 में की गई थी। और इसको मतलब उत्खनन करने वाले थे बीबी लाल और बी के थापर थे।
कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में घग्गर नदी के किनारे है, जो द्वशवती और सरस्वती नदी भी कहलाती है। कालीबंगा में नालियाँ किसकी बनी हुई है? लकड़ी और ईंट से। कालीबंगा में मकान बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग हुआ है। कालीबंगा में अग्नि वेदिकाएं चबूतरों पर बनी होती थी। नगर नियोजन की जो व्यवस्था है वो सिंधु सभ्यता के समान थी। यह सिंधु सभ्यता का ही एक स्थल है कालीबंगा, जो अमलानंद घोष द्वारा 1952 में खोजा गया था। और उसका पहला जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल था वो था, मतलब हड़प्पा ही, तभी उसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया, जो 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था। कालीबंगा से प्राप्त नगरों में कृषि कहाँ की जाती थी? नगर की चार दीवारी के बाहर। गाय के मुख वाले प्याले जो प्राप्त हुए हैं वो भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तांबे के बेल की मूर्ति भी कालीबंगा से प्राप्त हुई है। और कांस्य का दर्पण भी कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। गाय के मुख के प्याले, तांबे के बेल की मूर्ति, कांस्य का दर्पण, हाथी दांत से बना हुआ कंगा कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। और अग्नि वेदिकाएं वो भी हमें कालीबंगा से मिलती है। और लकड़ी की नालियाँ, ईंटों के घर सब कालीबंगा से हमें मिलते हैं। कालीबंगा सभ्यता का विनाश किस कारण माना जाता है? नदियों का पानी सूखने से, मरुस्थल के बढ़ जाने से, मतलब इसकी सभ्यता का पतन माना जाता है। उदयपुर के धूलकोट का संबंध आहड़ सभ्यता से है। प्राचीन सभ्यता जो आहड़ सभ्यता है वो कहाँ है? उदयपुर में है। और उसका संबंध किससे है? धूलकोट से। किस स्थान को पहले तांबावती या ताम्रवती नाम से जाना जाता है? तो धूलकोट को। धूलकोट की दीवारें किसकी बनी होती थी? दीवार पत्थर और मिट्टी से बनी होती थी। मकानों में हमें 6 चूल्हे प्राप्त कहाँ से होते हैं? आहड़ सभ्यता से हमें 6 चूल्हे प्राप्त होते हैं। और अग्नि वेदिकाएं हमें कालीबंगा से प्राप्त होती है। एक परिवार में 6 चूल्हे एक साथ मिलने का प्रतीक क्या था? कि सामूहिक परिवार थे, इसलिए वो एक साथ इतने चूल्हे की संख्या में प्राप्त होती है। कौन सी सभ्यता है जहाँ उच्च कोटि के चावल का उत्पादन किया जाता था? तो वो भी आहड़ सभ्यता है। आहड़ सभ्यता में प्राप्त हुए चूल्हे किस प्रकार के हैं? भट्टी के प्रकार के मिले हुए हैं। कौन से स्थल के निवासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे? तो ये हैं आहड़ के जो निवासी हैं वो बर्तन बनाने की कला में भी दक्ष। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगला पॉइंट है, आहड़ सभ्यता से प्राप्त मिट्टी के बर्तन किस रंग से प्राप्त हुए हैं? तो लाल और भूरे रंग में। जो यहाँ पे मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं वो हैं लाल और भूरे रंग के। राजस्थान में किस सभ्यता स्थल से 26 किस्म के मणि, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं? तो आहड़ सभ्यता से 26 किस्म की मणियाँ मिली हैं, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। 26 से 6 निकाल लेना, 6 से 3 निकाल लेना, आसानी से याद हो जाएगा। मणि, मुद्रा और मोहर, मैं 6 और 3, यानी 26 किस्म की मणि और 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुए और 3 ही मैं हैं। याद रखना, इसे आप ट्रिक से मतलब आसानी से पढ़ सकते हैं। धूलकोट के विध्वंस का कारण क्या माना जाता है? कालीबंगा का तो कारण माना गया था कि नदी का पानी जो सूख गया था उससे मरुस्थल का विस्तार हो जाने से कालीबंगा का पतन हो गया। अभी धूलकोट का विध्वंस के बाद यहाँ लोगों ने कौन से नए नगर बसाए थे? गिलूंड और भगवानपुरा। यानी धूलकोट का विध्वंस होने के बाद गिलूंड और भगवानपुरा बसे थे। उदयपुर की वल्लभ तहसील का बालाथल किस सभ्यता से संबंधित है? तहसील का बालाथल, यानी उदयपुर की जो वल्लभ तहसील है उसमें बालाथल सभ्यता हमें प्राप्त होती है और वो है ताम्रपाषाण कालीन आहड़ सभ्यता से। जो आहड़ सभ्यता थी वो भी ताम्रपाषाण कालीन थी और जो बालाथल है वो भी ताम्रपाषाण कालीन है। किस सभ्यता स्थल में 11 कमरों में एक बड़े भवन और दुर्ग जैसे चिन्ह प्राप्त होते हैं? तो बालाथल से। 11 कमरे मतलब बड़े भवन बना हुआ है जिसमें 11 कमरे हैं और दुर्ग जैसे चिन्ह प्राप्त हमें बालाथल से होते हैं। बालाथल से ताम्र सभ्यता के अलावा किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं? लोहकालीन सभ्यता, यानी यहाँ कहते हैं भट्टियाँ प्राप्त होती है। देखो आगे दिया हुआ है, लोहा गलाने की भट्टियाँ बालाथल से हमें मिलती है। और वहाँ चूल्हे किस प्रकार के थे? आहड़ सभ्यता में भट्टी के जैसे चूल्हे हमें एक साथ मिलते हैं।
विराट जो जयपुर के अलावा किस स्थान से बने हुए वस्त्रों के अवशेष प्राप्त होते हैं? बालाथल से। एक तो विराट जो जयपुर में है वहाँ से वस्त्र के अवशेष प्राप्त होते हैं, और एक हमें बालाथल से मिलते हैं। बालाथल जो वल्लभ तहसील उदयपुर में है। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो सीकर जिले में नीम का थाना तहसील है और गणेश्वर नामक स्थान है। गणेश्वर नामक स्थान से गणेश्वर सभ्यता जो कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। गणेश्वर सभ्यता को किस नाम से जाना जाता? ताम्र संचित संस्कृति। गणेश्वर में कौन से तांबे का उपकरण पश्चिम तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता? तो दोहरी परतदार शिरावली तांबे की पिन। ये इम्पोर्टेंट है, इनको आप याद रखना। गणेश्वर सभ्यता में कितने प्रकार के मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं? तो 2 प्रकार के। लोहाकालीन पुरातात्विक स्थल राजस्थान में कौन कौन से हैं? तो विराट, सांबर, बागोर और रेड। विराट जो जयपुर में है, सांबर है वो भी जयपुर में है, बागोर भीलवाड़ा में है और रेड टोंक में है। विराट राजस्थान के किस जिले में है? जयपुर में है, जहाँ से मतलब मत्स्य नगर की जो राजधानी थी वो विराट थी। बिजक की पहाड़ी भीम की डूंगरी के कहाँ पर है? विराट से है। महाभारत काल में विराट को किस नाम से जाना जाता था? विराट नगर। विराट नगर को विराट कहते हैं। ये कहते हैं कि पांडवों ने जो अज्ञातवास का जो समय था वो भी विराट नगर यानी कि विराट में जो जयपुर में है उसमें बिताया था। राजस्थान में मौर्य काल का जो प्रमुख केंद्र है वो भी विराट रहा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अशोक का जो शिलालेख हमें प्राप्त होता है। ये देखो आगे दिया हुआ है, अशोक के भाब्रू शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो मौर्यकालीन जो मौर्य काल जो था उसके अवशेष हमें विराट से मिलते हैं, क्योंकि वहाँ से हमें अशोक का भाब्रू शिलालेख और बौद्ध मठ के अवशेष विराट से, विराट नगर जो जयपुर में स्थित है उसके अवशेष प्राप्त होते हैं। राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में एक कमरे से 36 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई है? जो 26 मणि और 6 तांबे की मुद्राएं, 3 मोहरें कहाँ से हमें प्राप्त हुई थी? आड़ सभ्यता से। और अब जो 36 चांदी की मुद्राएं एक साथ प्राप्त हुई है वो हुई है विराट से। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। 47 नंबर पॉइंट इसमें दिया हुआ है। 36 चांदी की मुद्राएं कहाँ से मिलती है? विराट से मिलती है, और जो किसकी है? भारतीय यूनानी शासकों की है, जिनमें से जो 28 मुद्राएं, टोटल 36 मुद्राएं विराट से हमें प्राप्त होती है, जिसमें से भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं हैं वो 28 है, बाकी जो बच गई वो अलग से हमें उनकी मतलब प्राप्त होती है। तो 36 चांदी की मुद्राएं, कितनी मुद्राएं पंचमारक की हैं? यानी जो 28 जो मुद्राएं हैं वो तो थी भारतीय यूनानी शासकों की, और जो 36 चांदी की मुद्राओं में से जो पंचमारक की जो थी वो थी 8 मुद्राएं। कहाँ की खुदाई से स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह आयुक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, यहाँ पे नाचता नहीं है, यहाँ पे नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूक, लोहे की कील एवं हाथ से बना हुआ वस्त्र कहाँ से प्राप्त होता है? विराट से। एक बालाथल से भी वस्त्र प्राप्त होता है, याद रखना। अब हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो लेसन है वो है राजस्थान का भौतिक स्वरूप, छठा लेसन। भू संरचना के आधार पर, यानी इसका जो भौगोलिक जो बेसिक कंसेप्ट है वो इस छठे लेसन में दिया हुआ है, यानी कि भौतिक स्वरूप इसका दिया हुआ है। इसका पहला पॉइंट है, भू संरचना के आधार पर राजस्थान को विभाजित किया जा सकता है 4 भागों में। कितने भागों में? भौतिक भाग मतलब जो है भौगोलिक दृष्टि से इसको राजस्थान को कितने भाग में बांटा गया है? 4 भागों में, जो है थार का मरुस्थल है, अरावली पर्वत है, पूर्वी मैदान है और दक्षिणी पूर्वी पठार है। ये आप याद रखना। थार का मरुस्थल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने भाग पर फैला हुआ है? तो थार का मरुस्थल है वो 12 जिलों में और 61% भाग पर फैला हुआ है। जो सबसे बड़ा भाग है वो थार का मरुस्थल का ही है, जो 61% भाग है और उसमें 12 जिले आते हैं। 61% भाग जो थार का मरुस्थल है उसमें जनसंख्या कितनी है? 40%, यानी कि 61% क्षेत्रफल है यानी भूभाग है और 40% उसमें जनसंख्या निवास करती है। विश्व का सबसे धनी मरुस्थल राजस्थान का थार मरुस्थल ही कहा जाता है।
क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है वो थार के मरुस्थल में ही पाई जाती है। थार के मरुस्थल को किस भाग को महामरुस्थल कहा जाता है? तो बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर के रेतीले मरुस्थल को महामरुस्थल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में दोहरे कहा जाता है। बालुका स्तूप के जो बालुका स्तूप है उनको स्थानीय भाषा में दोहरे कहा जाता है। थार के मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। मरुभूमि के रूप में घग्गर का मैदानी, यानी जो राजस्थान का जो विभाजन है वो 4 भागों में किया गया है। थार का मरुस्थल, रावली पर्वत, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार। आगे जो थार का मरुस्थल है उसको हमने 5 भागों में बांटा है। मरुभूमि, घग्गर का मैदानी भाग और अर्ध मरुस्थलीय भाग और नागौर की उच्च भूमि और अंतः प्रवाही प्रदेश। ये आप याद रखना। राजस्थान में अरावली का विस्तार कैसे है? दक्षिण पश्चिम से उत्तरी पूर्वी दिशा की ओर है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग अरावली का है? 9% भाग अरावली का है। और अरावली का विस्तार कहाँ से है? गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से दिल्ली के रायसीना तक इसका अरावली का जो है वो मतलब इसका जो शुरू पॉइंट है वो गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से और दिल्ली के रायसीना तक है, जिसमें राजस्थान के मतलब 9% भाग इसके अंतर्गत आता है। अरावली पर्वतमाला की जो कुल लंबाई है वो है 692 किलोमीटर। जो गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से दिल्ली के रायसीना तक जो इसकी लंबाई है 692 किलोमीटर है, जिसमें से 9% भाग राजस्थान में है। अरावली पर्वतमाला को 2 भागों में विभाजित किया गया। अरावली की राजस्थान में जो लंबाई है वो 80% है, वो 550 किलोमीटर है। टोटल लंबाई 692 है और राजस्थान में 550 है जो 80% है, लेकिन इसका जो भाग है वो 90% मतलब 9% इसमें राजस्थान में फैला हुआ है। और अगले पेज पर हम चलते हैं। राजस्थान के अरावली क्षेत्र में राजस्थान की कुल जनसंख्या ये कितने प्रतिशत भाग पर है? ये है 9% भाग पर। और कुल जनसंख्या इसमें कितनी है? 10% है। और जो मरुस्थल है वो 61% भाग पे है और 40% उसमें जनसंख्या है। 9 में 10 है, 61 में 40 है। पूर्वी मैदानी का जो भाग है वो है 23%। राजस्थान में कितना भाग है? 23%। अरावली की लंबाई आपको अभी मैंने बताई थी 695 किलोमीटर है, जिसके जो राजस्थान में 550 किलोमीटर है, जो गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से दिल्ली के रायसीना तक है। पूर्वी मैदानी भाग में 23% क्षेत्रफल पर राजस्थान की कितनी जनसंख्या है? 40% जनसंख्या है। किस क्षेत्र को बीड़ भूमि या डांग क्षेत्र कहा जाता है? तो कोटा से धौलपुर के आसपास का जो भी क्षेत्र है वो बीहड़ भूमि या डांग क्षेत्र कहलाता है। छप्पन का मैदान कहाँ पाया जाता है? बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जिले में माई और सहायक नदियों द्वारा जो निर्मित भाग है वहाँ माई नदी है। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ डूंगरपुर में माई नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। वहाँ छप्पन का मैदान जो माही है और उसकी सहायक नदियाँ उनके द्वारा बनाया जाता है। और छप्पन की जो पहाड़ियाँ हैं वो बाड़मेर में हैं। राजस्थान में छप्पनिया अकाल भी पड़ा था। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग किस नाम से जाना जाता है? हड़ौती का पठार के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी पूर्वी पठार भाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 7% है। जो पूर्वी मैदानी भाग है वो 23% है और दक्षिणी पूर्वी पठार है वो 7% है। और मरुस्थल का जो भाग है वो 61% है और अरावली का जो भाग है वो 9% है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 11% है। और जो 23 है उसमें 40 है, 61 है उसमें 40 है और 23 है उसमें 7 है और मतलब जो 7 है उसमें 11 है। ऐसे आप याद कर सकते हैं। राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु है? थार का मरुस्थल भी 5 भागों में बांटा गया और जलवायु भी 5 भागों में है। और राजस्थान के भौतिक भाग कितने में हैं? 4 में हैं। अरावली से पूर्व में जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में किस प्रकार की, यानी कि अरावली के जो पूर्व में हैं जयपुर और उत्तरी पूर्वी जिलों में किस प्रकार की जलवायु है? उप आर्द्र जलवायु।
यानी 5 प्रकार की जलवायु है, उसमें से सब वो पादर की जलवायु कहाँ पाई जाती है? अरावली के जो पूर्वी भाग है और उत्तरी पूर्वी जिलों में जलवायु पाई जाती है। सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक कौन सी जलवायु पाई जाती है? आर्द्र जलवायु पाई जाती है। दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिले में जलवायु कैसी? अति आर्द्र जलवायु। झालावाड़ में सबसे ज़्यादा कहते हैं बारिश होती है, तो वहाँ अति आर्द्र जलवायु है। राजस्थान की प्रमुख जो ऋतु है वो है ग्रीष्म ऋतु, जो मार्च से जून तक होती है, वर्षा ऋतु जो जुलाई से सितंबर तक होती है, और शीत ऋतु जो अक्टूबर से फरवरी तक होती है। यानी कि 3 ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाएं कहलाती है, लू कहलाती है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है, जो उन्होंने आगे दिया है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है, और गर्म धूल भरी हवाएं हैं वो लू कहलाती है। धूल भरी आंधियाँ सबसे ज़्यादा कौन से जिले में चलती है? गंगानगर, यहाँ याद रख सकते हैं। किस मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है? तो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून आता है उससे राजस्थान में अधिक वर्षा होती है। दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो अरब सागर से। ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ हमारा राजस्थान है। तो इधर वाला जो भाग है ये अरब से मतलब पश्चिम जो भाग है यहाँ अरब से बारिश होती है, और यहाँ होती है बंगाल की खाड़ी से। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यानी सर्वाधिक वर्षा कहते हैं राजस्थान की, मतलब वहीं होती है। राजस्थान में सबसे कम वर्षा ये तो आपको पता ही है, जैसलमेर जो 10 सेंटीमीटर होती है, और झालावाड़ है वो 100 सेंटीमीटर है, याद रखना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। इस पे हम बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अगर पूछे, जिला पूछे तब तो है झालावाड़, और स्थान पूछे तो माउंट आबू है, जहाँ 150 सेंटीमीटर बारिश होती है, और वहाँ होती है 100 सेंटीमीटर। सबसे कम होती है जैसलमेर जो 10 सेंटीमीटर होती है। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? मावठ। और शीत ऋतु में होने वाली वर्षा होती किससे है? पश्चिमी विक्षोभों से। यह क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। मावठ किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो गेहूँ। इनको गोल्डन ड्रॉप्स भी बोला जाता है। अब हम पढ़ते हैं अध्याय नंबर 7, जल संसाधन एवं उसके संरक्षण के लिए जो भी उपाय दिए गए हैं वो इसमें आते हैं। राजस्थान में जल विभाजक का कार्य कौन करती है? अरावली पर्वतमाला, जो 500 मिमी और 50 सेंटीमीटर के हिसाब से मतलब जल विभाजक का कार्य करती है। अपवाह क्षेत्रों के मध्य उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रभावित करती है उसे कहते हैं जल विभाजक रेखा। यानी जो पश्चिम का भाग है वहाँ हमारे मरुस्थल है, और ये पश्चिम का भाग है, और ये है पूर्वी भाग, तो इसको अरावली जल विभाजक का कार्य करती है, तो इसलिए इसको मतलब जल विभाजक रेखा बोला जाता है। राजस्थान के प्रवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है? जो ऋतु थी वो भी 3 थी, और अभी जो अपवाह तंत्र है वो भी 3 भागों में बांटा जा सकता है। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, अरब सागर का अपवाह तंत्र और आंतरिक अपवाह तंत्र। राजस्थान की बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियाँ किस नदी में मिलती है? यमुना नदी में मिलती है। यानी यमुना की सहायक नदियाँ बनास, काली सिंध और पार्वती है। यमुना नदी में, यमुना जो नदी है वो आगे किस में जाकर मिलती है? तो ये बंगाल की खाड़ी तक अपना जल पहुंचाती है गंगा से, मतलब यमुना जो है वो गंगा में मिलती है और गंगा आगे बंगाल की खाड़ी तक जाती है। अरब सागर में जो जल ले जाने वाली नदियां हैं वो लूणी, माही, साबरमती, पश्चिमी बनास और उनकी सहायक नदियां। ऐसी नदियां जो समुद्र में पहुंचकर जल भाग में ही विलुप्त हो जाती है वो होती है आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। यानी कि जो एक बार भूमि पर मतलब प्रकट होती है फिर मतलब लुप्त हो जाती है, फिर वापस
मतलब प्रकट होती है। तो जो बीच का भाग होता है वहाँ वो जो विलुप्त होती है उसको इसके कारण आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कहते हैं। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की प्रमुख नदियाँ हैं जो घग्गर नदी है, बाण गंगा नदी है, कांतली नदी है, साबी नदी है, रूपारेल नदी है और मेड नदी है। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से इसका उद्गम होता है। चंबल नदी राजस्थान में सबसे मतलब जो लंबी नदी है बहने वाली वो चंबल है, लेकिन पूर्णतः बहने वाली जो नदी है वो है बनास। थोड़ा डिफरेंट है, इसमें क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना। राजस्थान की 12मासी सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी है। लेकिन जो राजस्थान में ही है, जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है वो बनास है। और बनास किसकी सहायक नदी है? चंबल। चंबल आगे यमुना में मिलती है और यमुना गंगा में, और गंगा आगे बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। चंबल नदी राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? तो चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ में यह प्रवेश करती है। चंबल नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो दिया हुआ है भैंसरोडगढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में। भैंसरोडगढ़ जो चित्तौड़गढ़ का भाग है, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, यानी चंबल का जो भाव क्षेत्र है वो यहाँ दिया हुआ है। चंबल नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? तो 6 जिलों में बहती है। राजस्थान का उद्योग किस नगर को कहते हैं? कोटा को औद्योगिक नगरी कहा जाता है। कोटा किस नदी के किनारे है? तो कोटा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? राजसमंद जिले की खब्बर की पहाड़ियाँ से बनास नदी का उद्गम होता है। चंबल नदी का मध्य प्रदेश विंध्याचल मतलब जो पर्वत है वहाँ से उसका मतलब वो होता है उद्गम। बनास का राजस्थान में ही बहती है, राजस्थान में ही प्रकट होती है, राजस्थान में ही चंबल में मिल जाती है, इसलिए इसको कहते हैं कि राजस्थान में पूर्णतः मतलब राजस्थान में बहने वाली एक नदी है जो बनास है। बनास नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो है राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर। बनास नदी चंबल में किस स्थान पर मिल जाती है? सवाई माधोपुर के रामेश्वर के निकट जो है वो जाकर चंबल में मिल जाती है। बनास नदी कैसी नदी है? मौसमी नदी। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास, और बनास नदी की लंबाई टोटल कितनी है? 480 किलोमीटर। बनास नदी के तट पर स्थित कौन कौन से हैं? टोंक और सवाई माधोपुर स्थित है। बनास की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं मिनाल, कोठारी, बेड़च और खारी नदी। बनास की सहायक नदियाँ। लूणी नदी का उद्गम कौन से जिले से होता है? तो अजमेर की नाग पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। लूणी नदी का उद्गम अजमेर के किस स्थान से होता है? गोविंदगढ़ से होता है। लूणी नदी का उद्गम किन 2 धाराओं सरस्वती व साबरमती नामक 2 धाराओं से होता है। लूणी नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर होते हुए कच्छ की खाड़ी में मतलब विलुप्त हो जाती है। लूणी नदी का पानी खारा हो जाता है, कहते हैं इसका मतलब अजमेर से जब ये चलती है तो वहाँ पानी इसका मीठा होता है, और बाड़मेर के बालोतरा तक इसका पानी मीठा हो जाता है, और बालोतरा के बाद इसका पानी है जो खारा हो जाता है। तो लूणी नदी की प्रमुख जो सहायक नदी है वो है जोजरी, बांडी, मीठड़ी, ज्वाई और सुकड़ी, सागी, गुहिया जो भी है। माही नदी का जो उद्गम है वो होता है मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से। माही नदी का उद्गम एमपी से होता है और ये उल्टे यू आकार की स्थिति में राजस्थान में बहती है। एमपी से उद्गम होकर ये वापस एमपी में ही जाती है, तो उल्टे यू आकार में ये बहती है। माही नदी राजस्थान के बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में यानी दक्षिणी जो नदी है वो माही है। माही नदी की जो प्रमुख है वो है सोम और जाखम। माही नदी अपना जल खंबात की खाड़ी में लेकर जाती है और लूणी कहाँ लेके जाती है? कच्छ की खाड़ी में। बाणगंगा नदी का उद्गम है वो जयपुर में होता है। बाणगंगा नदी कहाँ है? जयपुर में है। नेक्स्ट पेज पे हम चलते। बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? विराट की पहाड़ी जो कि कहाँ है? जयपुर में है। कौन सी नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि
का निर्माण करता है? तो बाणगंगा नदी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान को जो पानी है किस नदी से मतलब पेयजल उसको दिया जाता है? तो बाणगंगा नदी से। किस नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है बाणगंगा को अर्जुन की गंगा कहा जाता है। घग्गर नदी का उद्गम स्थल हिमाचल की शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। घग्गर नदी जो प्राचीन में कहते हैं कि सरस्वती या द्वस्वती नदी थी। घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी जो है वो घग्गर नदी है। घग्गर नदी राजस्थान में किस जिले हनुमानगढ़ के टिब्बी तहसील से ये उसमें प्रवेश करती है? घग्गर नदी कहाँ से भूमिगत हो जाती है? तो गंगानगर में अनूपगढ़ से ये आगे भूमिगत हो जाती है। घग्गर नदी जब इसमें बारिश का पानी आता है तब तो ये पाकिस्तान के मतलब फोर्ट अब्बास तक जाती है जहाँ इसको हकरा बोला जाता है, लेकिन वैसे ये भूमिगत कहाँ हो जाती है? गंगानगर के अनूपगढ़ में विलुप्त हो जाती है। तो घग्गर नदी किस प्राचीन नदी की सहायक नदी माना जाता है? सरस्वती नदी की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। चंबल परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो चंबल परियोजना है राजस्थान और मध्य प्रदेश की। चंबल नदी पर कुल कितने बांध हैं? 4। चंबल नदी पर बना मध्य प्रदेश में स्थित बांध कौन सा है? गांधी सागर बांध। चंबल नदी पर बना चित्तौड़गढ़ में है राणा प्रताप सागर बांध। चंबल नदी पर कोटा में जो बना हुआ है वो है जवाहर सागर और कोटा बिराज बांध। और चंबल नदी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल विद्युत और सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना। चंबल नदी पर कितने बांध बनाए गए हैं? 4 बांध बने हैं। जो गांधी सागर बांध है वो तो बना हुआ है मध्य प्रदेश में, और जो राणा प्रताप सागर है वो बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में, और जवाहर सागर बांध और कोटा बिराज बांध कहाँ बना हुआ है? कोटा जिले में। चंबल नदी परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल विद्युत और सिंचाई है। माई बजाज सागर परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राजस्थान और गुजरात की है, जिसमें गुजरात 55% और राजस्थान का 45% मतलब भाग है। माई बजाज सागर बांध स्थित है बांसवाड़ा में। माई बजाज सागर का प्रमुख उद्देश्य है पेयजल विद्युत और सिंचाई। बिशलपुर परियोजना का संबंध किस जिले से है? टोंक जिले से है। बिशलपुर बांध कहाँ पर स्थित है? टोंक जिले के टोडा रायसेन नगर के पास बिशलपुर गांव में ही बिशलपुर बांध जो टोंक में ही आता है। बिशलपुर बांध में किन जिलों को पेयजल की आपूर्ति होती है? तो जयपुर, अजमेर और टोंक को बिशलपुर बांध से पेयजल की आपूर्ति कराई जाती है। और बोला जाता है कि जोधपुर को कायलाना झील जो राजस्थान की एक मात्र झील है जिसको IGNP से सीधा जोड़ा गया। IGNP मतलब इंदिरा गांधी या राजीव गांधी जो भी योजना है उसके तहत उसको जोड़कर जोधपुर मतलब को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की सरदार सरोवर परियोजना, जिसमें कितने राज्य हैं? 4 हैं। सरदार सरोवर परियोजना में गुजरात है, MP है, महाराष्ट्र है और राजस्थान है। सरदार सरोवर बांध कहाँ है? गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। नेक्स्ट पेज पे सरदार सरोवर बांध में राज्य के किन जिलों को फायदा मिलता है? बाड़मेर को फायदा मिलता है। जालोर जिले में सिंचाई और पेयजल की बाड़मेर और जो जालोर जिला है उसको सिंचाई और पेयजल की सुविधा किसके द्वारा करवाई जाती है? सरदार सरोवर बांध के द्वारा। और बिशलपुर बांध के द्वारा किसको करवाई जाती है? जयपुर और जोधपुर का। ज्वाई बांध कहाँ पर स्थित है? पाली में। ज्वाई बांध मिट्टी का बना हुआ पहला बांध है और जो मतलब सबसे बड़ा मिट्टी का बना हुआ बांध कहते हैं कि ये ज्वाई बांध है। और कंक्रीट से जो बना हुआ है वो है बिशलपुर बांध, जिससे टोंक को और जयपुर को पेयजल की आपूर्ति करवाई जाती है। सोम कमला अंबा परियोजना का संबंध किस जिले से है? डूंगरपुर जिले से है। मानसी वाकल परियोजना उदयपुर से है। जाखम परियोजना जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में है। परंपरागत जल के स्रोत क्या थे? कुएं, बावड़ियां, जोहड़, टांके, खड़ीन। गोवर्धन सागर और रस सागर झील स्थित है उदयपुर में। गोवर्धन सागर और रस सागर झील उदयपुर में। और उदयपुर को क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी।
जन्ना सागर झील भी उदयपुर में है। गोमती नदी पर बांध बनाकर किस झील का निर्माण किया गया? जयसमंद, जो सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है, जो जयसमंद है, किस नदी के पानी से बनाया गया है? गोमती नदी के पानी को लाकर। जयसमंद झील का निर्माण जयसिंह ने करवाया था। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित यानी कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद है। जोधपुर की प्रमुख झीलें दी हुई है। बालसमंद को काफ़ी बार मतलब हाईलाइट किया गया है कि मतलब पूछा गया है। कायलाना झील, जो मैंने अभी बताया था कि पेयजल की आपूर्ति जोधपुर को कायलाना झील से होती है, और जयपुर को पेयजल की आपूर्ति किससे होती है? बिसलपुर बांध से, और टोंक को भी उससे होती है। और जो सरदार सरोवर बांध है उसको बाड़मेर और जालौर जिले की सिंचाई और पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जोधपुर की झीलें कौन सी है? बालसमंद है, कायलाना है और उम्मेद सागर है। जैसलमेर की झील है वो है गढ़सीसर। गैप सागर झील डूंगरपुर में है। कोलायत झील बीकानेर, जो कार्तिक पूर्णिमा में मतलब कपिल मुनि जो सांख्य दर्शन के प्रेरणता थे उनका आश्रम बना हुआ है। कोलायत झील में चारण जाति के लोग कभी भी प्रवेश नहीं करते हैं। कोलायत झील का धार्मिक महत्व भी हिंदुओं में मतलब सबसे, वहाँ पर दीपदान परंपरा भी होती है और मेला भी कपिल मुनि के आश्रम में वहाँ भरता है। कार्तिक पूर्णिमा को एक पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा पर मेला भरता है और दीपदान परंपरा होती है। सिल्लीसेठ झील कहाँ है? अलवर में है। और गढ़सीसर कहाँ पर थी? जैसलमेर में थी। और सिल्लीसेठ कहाँ है? अलवर में है। वर्तमान में जल संरक्षण की कौन सी विधि प्रचलित है? रूफ टॉप जल संचय और वाटर हार्वेस्टिंग। अब हम पढ़ते हैं अध्याय नंबर 8। टोटल कितने लेसन हैं? 10 दिए हुए हैं, जिसमें हम आज 8वें अध्याय पर आ चुके हैं और इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पेन चेंज कर लिया जाए तो बेहतर रहेगा। रबी की फसल की बुआई। अब फसलों पर आजीविका जो होती है वो कृषि से होती है, और कृषि के सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से, जिनमें 2 फसलों को एक साथ बोया गया था और जो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। रबी, यहाँ पे रवि गलत दिया हुआ है, ये मिस्टेक है, इसको थोड़ा सही कर लें। रबी की फसल की बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। रबी की फसल की कटाई कब हो जाती है? मार्च अप्रैल में। रबी की फसल है गेहूं, जौ, चावल, चना, सरसों। खरीफ की फसल की बुआई कब होती है? जुलाई अगस्त में। रबी की कब होती है? रबी, खरीफ और जायद 3 प्रकार की जो फसलें होती है हमारे, जिसमें रबी की जो बुआई होती है वो अक्टूबर नवंबर में और खरीफ की होती है जुलाई अगस्त में। तो खरीफ की फसल थी ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, मूंग है, ये मूंग है नहीं है, गलत दिया हुआ है। कपास, गन्ना, मूंगफली और तिल। और जो रबी की फसल थी गेहूं, जौ, चावल, चना, सरसों। ये काफ़ी बार मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जायद की फसल कब बोई जाती है? मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक। इनको ट्रिक से याद करें तो बेहतर होगा, वरना ये लगभग किसी बहुत कम याद रहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज की। जायद की फसलें होती है खरबूजा, तरबूज और ककड़ी, खाने वाली है जो जायद की फसलें हैं। राजस्थान में उत्पादित होने वाला देश का सर्वाधिक अनाज कौन सा है? राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्या होता है? बाजरा और सरसों। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ बना हुआ है? सेवर, भरतपुर में। याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान और यहाँ पर सर्वाधिक अनाज में ग्वार भी होता है। बाजरा, सरसों और ग्वार, जो सबसे पहला नंबर पे है वो बाजरा है, उसके बाद सरसों है। सबसे ज़्यादा बाजरा ही हमारे यहाँ होता है। राजस्थान जौ व चना उत्पादन में देश में कौन सा स्थान रखता है? देश में कौन सा स्थान जौ और चना की दृष्टि से रखता है? तो उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान रखता है। ये थोड़ा मिस्टेक यहाँ दी हुई है, कोई बात नहीं, आप सही कर लें तो बेहतर होगा। राजस्थान के किस भाग में बाजरा सर्वाधिक पाया जाता है? तो पश्चिमी भाग, जो मरुस्थल का भाग है वहाँ लगभग बाजरा बोया जाता है, तो पश्चिमी राजस्थान में होता है। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मुख्यतः मक्का की, जो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ है, उधर मक्का की फसल ज़्यादा होती है। राज्य में किस जिले में सर्वाधिक गेहूं यानी अन्न का कटोरा, धान का कटोरा तो किसे कहा जाता है? गंगानगर को। तो गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होता है, जो उत्तरी बिंदु है हमारा। पश्चिमी राजस्थान से इंदिरा गांधी नहर
से कितना हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है? तो 17.5 लाख हेक्टेयर भूमि इंदिरा गांधी नहर से होती है। राजस्थान में कुल बोई जाने वाली फसल में से कितना प्रतिशत फसल सिंचाई के लिए सुविधा उपलब्ध है? तो 35%। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? तो कुएं और ट्यूबवेल से 66% सिंचाई होती है, और जो 35% है वो होती है बोई जाने वाली फसल में से कितना प्रतिशत फसल को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? तो 35% है। ये राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कुएं और ट्यूबवेल से 66% है। राजस्थान में नहरों से कितनी प्रतिशत सिंचाई होती है? तो 33% होती है, और कुएं और ट्यूबवेल से 66% होती है। राजस्थान में सबसे कम सिंचाई किन साधनों से? तालाब से सबसे कम होती है। सबसे सर्वाधिक जो होती है वो कुएं और ट्यूबवेल से होती है। बीच में जो है वो नहरों से 33% होती है। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में यानी भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा। भारत के कुल पशुधन का राजस्थान में कितना प्रतिशत पाया जाता है? 11.27%। 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार 20वीं जो पशु गणना कब हुई थी? 2019। तो उसके अनुसार राजस्थान में किन पशुओं में सर्वाधिक कमी हुई है? ऊंट व गधों की संख्या में कमी हुई है। 20वीं पशु गणना जो 2019 की रिपोर्ट है उसके अनुसार राजस्थान में किन पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई है? कमी हुई है ऊंट व गधों की संख्या में, और जो वृद्धि हुई है गाय और भैंस में। ये आंकड़े हमें पूर्ण रूप से पढ़ने होंगे। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो 67 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। खनिजों का अजायब घर कहा जाता है राजस्थान को। राजस्थान में पाए जाने वाला सबसे सर्वाधिक खनिज कौन सा है? रॉक फॉस्फेट सबसे अधिक पाया जाता है। कौन से खनिजों में से राजस्थान एकाधिकार रखता है? तो सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी और संगमरमर। मकराना का संगमरमर आपको पता ही है, फेमस है, जिसे ताजमहल का निर्माण हुआ था। अगला लेसन है नंबर 9, राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। तो राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है? 66.11%। बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ दिया हुआ है कि राजस्थान की कुल साक्षरता है वो कितने प्रतिशत है? 66.11% है। राजस्थान में जिनमें से पुरुष साक्षरता कितनी है? 79.19% पुरुष की है, और महिला की है जो 52.12% है। ये आपको याद करने होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। एक बार फिर से, कुल साक्षरता कितनी है? 66.11% है। पुरुष साक्षरता है वो 79.19% है, और महिला साक्षरता है वो 52.12% है। राजस्थान में उप स्वास्थ्य केंद्र कितनी आबादी पर स्थापित किए गए? 1000 की आबादी पर उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए। राजस्थान में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र 1000 की आबादी पर, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो 30,000 की आबादी पर। 1000 पर उप स्वास्थ्य केंद्र, और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो 30,000 की आबादी पर, और 1 लाख की आबादी होने पर कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। और राजस्थान के 33 जिलों में से कितने जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं? तो 30 मेडिकल कॉलेज राजस्थान में खोले गए हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता कहाँ खुलवाया जाता है? डाक विभाग में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान 2 बार दिया हुआ है, मिस्टेक हो जाता है। राजस्थान परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1 अक्टूबर 1964 को राजस्थान परिवहन निगम की स्थापना हुई थी। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? जोधपुर में है। राजस्थान में सड़कों की न्यूनतम जो सर्वाधिक लंबाई जोधपुर में है, तो न्यूनतम किस में है? धौलपुर में, और धौलपुर सबसे छोटा जिला है और सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। और धौलपुर में सबसे पहले सूर्य उगता है, मतलब सूर्य सबसे पहले धौलपुर में दिखाई देता है। और जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर सूर्य की जो ऊष्मा है वो 6.5 जो सर्वाधिक है, इसलिए उसको मतलब 6.5% जो उसकी ऊष्मा है वो 6.5 है, इसलिए उसको सूर्य नगरी कहा जाता है।
लेकिन वैसे धौलपुर सबसे पहले धौलपुर में सूर्य दिखाई देता है। राजस्थान में स्थित सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? NH 15। और सर्वाधिक सड़कों की लंबाई कहाँ थी? जोधपुर में, और कम धौलपुर में, और सबसे छोटा धौलपुर है। स्थित सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH 15 है, और 15 का नया नाम NH 68, 11 और 62 को जोड़कर मतलब NH 68 बनाया गया है। और राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है 71B। सबसे बड़ा है NH 15 और सबसे छोटा है जिसका नाम बदल दिया है NH 68 कर दिया गया है। और NH 71B जो सबसे छोटा राजमार्ग है। NH 71B का नया नाम हो गया NH 919। राजस्थान में रेलवे के कितने जोन दिए हुए हैं? 2 जोन हैं, जो उत्तर पश्चिमी रेलवे और पश्चिमी मध्य रेलवे। राजस्थान में रेलवे के मंडल हैं वो हैं 5 और जोन है वो है 2। मिक्स मत कर देना, अलग अलग याद रखना। जोन 2 है, मंडल 5 है। जयपुर मंडल में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर में है। राजस्थान में पहली रेलगाड़ी कहाँ चलाई गई थी? आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच में अप्रैल 1874 में। ये याद रखना। अब हम अंतिम अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, 10वां, लोक संस्कृति एवं कला। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोली कितनी है? पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोली कितनी है? 4 बोली हैं, जिसमें से ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहीरवाटी। और पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि बोलियां, ये गोलियां लिखा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सही कर लेना। बोलियां कितनी हैं? 4 है, मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावटी। पूर्वी की भी 4 है और पश्चिमी की भी 4 हैं। पूर्वी में ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहीरवाटी है। और पश्चिमी राजस्थान की जो प्रतिनिधि बोलियां उनमें भी 4 हैं, जो मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावटी है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। राजस्थान में गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। गण और गौर शब्द किसका सूचक है? शिव और पार्वती का। गण और गौर, गण गौर चैत्र शुक्ल तृतीया को, और गण शिव का और गौर पार्वती का। सावन के महीने में मनाया जाने वाला तीज का त्यौहार होता है। भादो माह की कृष्ण पक्ष की तीज को किस नाम से जाना जाता है? कजली तीज, सातोड़ी तीज के नाम से जाना जाता है। जो भाद्रपद के माह में कृष्ण पक्ष को आती है वो कजली तीज या सातोड़ी तीज होती है। होली के 8वें दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? शीतलाष्टमी। इसका मंदिर कहाँ है? चाकसू में, जिसका पुजारी होता है कुमार। प्रजापति जाति का जो है वो मतलब इनका पुजारी होता है, जो जयपुर में है। और एक वल्लभ नगर उदयपुर की तहसील है, वहाँ भी शीतला माता का मंदिर है। जयपुर में शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? सील की डूंगरी, चाकसू में। उदयपुर में शीतला माता का प्रमुख मंदिर कहाँ है? वल्लभ नगर कस्बे में, आगे दिया हुआ है। पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा को, जहाँ दीपदान परंपरा भी होती है, जहाँ पे धार्मिक महत्व की जो 1-2 जिले राजस्थान में है, पुष्कर और एक है कोलायत। कोलायत बीकानेर में है, पुष्कर अजमेर में है। और कपिल मुनि का आश्रम कोलायत में बना हुआ है, जहाँ कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। और पुष्कर में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। और बाल ठाकरे जो थे उनकी अस्थियों का भी विसर्जन किया गया था। और अटल बिहारी वाजपेयी की भी अस्थियों का विसर्जन पुष्कर मतलब झील में किया गया। और सबसे मतलब कहते हैं कि जो प्रदूषित झील है वो पुष्कर ही है। वैसे बांडी नदी को मतलब राजस्थान में सबसे प्रदूषित माना जाता है, लेकिन बांडी लूणी में मिल जाती है इसलिए उसको प्रदूषित मान लिया जाता है। और जो झील है वो है पुष्कर, क्योंकि यहाँ पे अस्थियों का विसर्जन होता है। केला माता का मंदिर कहाँ स्थित है?
तो केला माता का मंदिर करौली में है, जहाँ लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। केला माता के सवाई माधोपुर में स्थित मेले को कहा जाता है लक्खी मेला। ये जो सवाई माधोपुर में स्थित है, ये मतलब करौली की सीमा, सवाई माधोपुर की सीमा पर है, करौली में है वैसे। मतलब जो केला माता का मंदिर है। केला देवी का मेला आयोजित होता है चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक। और ये कैसा मेला है? मतलब लक्खी मेला है। महावीर जी के मेले का आयोजन होता है चैत्र शुक्ला एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीय तक। महावीर जी कहाँ हैं? करौली में हैं महावीर जी। महावीर जी की मूर्ति का रंग कैसा है? लाल। दशहरा मेला कोटा का प्रसिद्ध है। हरियाली अमावस्या को मेले की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में 1899 में हरियाली अमावस्या की शुरुआत की गई थी। फतेह सिंह द्वारा मतलब फतेह सागर झील का भी निर्माण करवाया गया था। हरियाली अमावस्या का मेला कब बढ़ता है? हरियाली अमावस्या को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ से भारत आए थे? ईरान से। मोहम्मद गौरी के साथ है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो चिश्ती संप्रदाय के मतलब संस्थापक थे। ख्वाजा साहब, इनको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। ख्वाजा साहब का उत्सव लगता है रजब माह की 1 से 6 तारीख को अजमेर में। रजब के 1 से 6 तक अजमेर में इनका लगता है उर्स। फखरुद्दीन का जो उर्स है वो है गलियाकोट डूंगरपुर में। आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला बेणेश्वर मेला है। बेणेश्वर मेले का आयोजन कहाँ होता है? डूंगरपुर में, जो माई जाखम और सोम नदी के संगम यानी त्रिवेणी संगम माई जाखम और सोम नदी मिलकर बनाती है। डूंगरपुर जिले में बेणेश्वर मेले का आयोजन होता है। बीकानेर के शासकों की अधिष्ठात्री माता कहाँ है? करणी माता, जिनके चूहों को क्या कहा जाता है? काबा। चूहों वाली देवी भी करणी माता को बोला जाता है। खाटू श्याम जी का मेला आयोजित किया जाता है फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक। बाबा रामदेव का मेला आयोजित किया जाता है भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और यहाँ दिया हुआ है गलियाकोट का उर्स आयोजित होता है। तो ये है गलियाकोट का उर्स आयोजित होता है डूंगरपुर जिले की सांगवाड़ा तहसील के गलियाकोट मतलब कस्बे में। ये किसके? फखरुद्दीन मौला की मज़ार है यहाँ पर। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। किस मज़ार को मज़ार फ़करी कहा जाता है? फखरुद्दीन मौला की मज़ार को मज़ार फ़करी कहा जाता है। दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र गलियाकोट, जो फखरुद्दीन मौला की मज़ार के पर उर्स लगता है, सबसे बड़ा केंद्र दाऊदी बोहरा समाज का है। राजस्थान के कौन से लोक देवता पंच पीरों में शामिल है? तो रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और गोगा जी। तेजा जी पंच पीरों में शामिल नहीं है, यह ध्यान रखना। गोगा नवमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। गोगा मेड़ी कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में है। और गोगा जी की जो ओल्डी है वो सांचौर जालोर में है। गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालोर में है। राजस्थान का पंजाब भी सांचौर को कहा जाता है। तेजाजी मेले का आयोजन किया जाता है प्रबसर नागौर में। ऊंटों के देवता के रूप में किसको पूजा जाता है? पाबू जी को। पाबू जी का मुख्य जो स्थान था कोल्लूमंड था। ये पाबू मंड गलत मिस्टेक हुई है, यहाँ पे आप थोड़ा सही कर लें, कोल्लूमंड था। मीराबाई का जन्म मेड़तिया राठौड़ वंश के कुड़की ग्राम में हुआ था। मीराबाई का विवाह किस वंश में हुआ? सिसोदिया वंश में भोजराज से। दादू दयाल ने कब अकबर से भेंट की थी? 1585 फतेहपुर सिकरी में दादू दयाल ने अकबर से भेंट की थी। और बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जाम्बोजी। जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था? पीपासर नागौर में 1508 की भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। भाद्रपद के कृष्ण अष्टमी को यानी जन्माष्टमी के दिन ही इनको कहते हैं कि कृष्ण या विष्णु जी का अवतार इनको माना जाता है जाम्बोजी को। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? 1508 पीपासर नागौर में। तेजाजी का जन्म भी
मतलब परबतसर नागौर में हुआ था और इनका पीपासर नागौर में हुआ था। जसनाथ जी का जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ था। और जसनाथ जी किससे प्रभावित हुए थे? गोरखनाथ जी, जो नाथ संप्रदाय की नींव रखी थी जिन्होंने, गोरखनाथ जी ने। राजस्थान के लोक संत जो समय अशिक्षित रहते हुए लोगों में शिक्षा की अलग जगाई, वो श्रद्धानाथ जी थे। श्रद्धानाथ जी का संबंध किस स्थान से है? शेखावटी से है। श्रद्धानाथ जी ने देह त्याग कहाँ पर की थी? सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में। किस संत का आदर्श काव्य है कि स्वच्छता में ईश्वर का निवास है? श्रद्धानाथ, जिनका संबंध किस स्थान से था? शेखावटी थी। और ये अशिक्षित होते हुए भी लोगों को जिन्होंने शिक्षा दी थी और उनकी देह इन्होंने जो त्यागी थी वो सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में त्यागी थी। काष्ठ कला का प्रमुख केंद्र कहाँ है? बसी चित्तौड़गढ़ में। लकड़ी के विमान, कावड़, रंगाई छपाई के टप्पे बसी चित्तौड़गढ़ में बनाए जाते हैं। लकड़ी के खिलौने और कठपुतली के लिए प्रसिद्ध उदयपुर है। लकड़ी की मूर्तियों के लिए कौन सा स्थान है? जेठाना, डूंगरपुर। इमरती लकड़ी पर जो चित्र बनाए जाते हैं वो बाड़मेर में, चौहटन में मतलब बनाए जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज। अंतिम 4 लाइनें तो यहाँ दी गई है और ये हमारी कंप्लीट होती है छठी की बुक। लकड़ी का फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावटी और बीकानेर का। टेराकोटा के लिए जो है मोलेला राजमहल। टेराकोटा का मतलब है मिट्टी के बर्तन, जो सबसे मतलब जो अच्छे हैं या जो प्रसिद्ध स्थान है वो टेराकोटा, वो है मोलेला नाथ द्वारा राजसमंद में। टेराकोटा की वस्तुएं निर्मित की जाती है अलवर और बाड़मेर में। लाख के आभूषण कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो लाख के आभूषण जयपुर और जोधपुर के प्रसिद्ध है। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। और ये साथियों हमारी होती है कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन की बुक कंप्लीट। और कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कक्षा 7 की राजस्थान अध्ययन की बुक। यह बेहद ही महत्वपूर्ण बुक है जो हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।